तो दोस्तों जल्दी से आज 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। आश्वी थककर उस शख्स के बाहों में सो चुकी थी और वो शख्स एक तक आश्वी को देख रहा था। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और वो एक डेविल स्माइल करते हुए आश्वी को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटे हुए ही सो जाता है। वही अगली सुबह आश्वी की करीब 5 बजे उसकी नींद खुलती है और वो कसमसाते हुए ही इधर से उधर होती है, लेकिन तभी उसे अपने बदन में हद से ज़्यादा दर्द होता है और वो उसकी आंखें एक पल में ही खुल जाती है, क्योंकि उससे पहले ऐसा दर्द कभी महसूस नहीं हुआ था। और वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है और जब वह उसकी नज़रें सामने दीवारों पर जाती है तो और किसी अनजान जगह को देखकर वह चौंक जाती है और उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। आधवी जल्दी से अपने आप को इधर उधर हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है और उसे एक जकड़न महसूस होती है। तो आश्वी खुद को किसी के पास सोचकर ही उसकी सांसें हलक में अटक गई और उसकी शान से एक पल के लिए तो रुक सी गई। वहीं तभी इसी के साथ उसे एहसास होता है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और वह नेकेड है। आश्वी ऐसे किसी को अपने और ऐसे नेक्ड महसूस करके उसकी धड़कन 2 पल के लिए रुक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सांस ले भी रही है या नहीं, वो इस दुनिया में जी भी रही है या नहीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी पल उसके लाइफ में आएगा जिसमें वह किसी के साथ, किसके बाहों में और ऐसी अनजान जगह पर जहाँ का अता पता उसे नहीं होगा। वो सोच रही थी कि इसी पल उसकी मौत हो जाए और वो मर जाए। फिर वो खुद को संभालकर उस शख्स का हाथ अपने जिस्म से हटाती है। वह धीरे से वो उठकर बैठ जाती है और तभी उसे अपने आंखों के आगे अंधेरा सा महसूस होता है और उसका सर पूरी तरह से घूमता हुआ उसे महसूस होता है। वह अपना सिर पकड़ लेती है दोनों हाथों से और वह अपना सिर पकड़े हुए ही उसकी हल्की सी आह निकल गई, क्योंकि उसका शरीर में एक दर्द की लहर सी उठ गई थी। उसकी एक हल्की आह निकल जाती है। वो अपने मन में बोली, अंडस्को मेरा शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा है, साथ में मेरा सर भी। इतना बोलते हुए वह अपना सर पकड़कर अपने सर को जोर से दबाती है और फिर वह कुछ पल रुककर अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर अपने आसपास नजरें करती है। वही तभी उसकी नजरें अपने बेड के पास वाले हिस्से पर जाती है, जहां पर एक शख्स सो रहा था जो पेट के बल लेटा हुआ था और उसके कमर तक कंबल भी था और वह उस वक्त उसका का चेहरा दूसरी तरफ था और वह दूसरी तरफ चेहरा करके सोया हुआ था। वही उस शख्स के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। वही आश्वी ने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसकी पीठ देखी और आश्वी उसकी की पीठ को देखकर ही उसे पता चल गया कि उसके साथ किया हुआ है, क्योंकि उस शख्स के पीठ पर भी नाखून के खरोंचने के निशान थे, जिसे देखकर ही आश्वी अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लेती है और वह अपने मुंह को दोनों हाथों से ढक लेती है। आश्वी अपने आप से बोली, अंडस्को ये मैंने क्या किया, मुझसे ये कैसे हो सकता है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। ये सब कुछ इतना वह अपने मन में बोलती है और उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। आश्वी बोली, अंडस्को ये क्या हो गया, मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं इस कमरे में कैसे आई, मैं कहाँ पर हूँ और यह कौन सा कमरा है और यह शख्स कौन है मेरे साथ और हम दोनों के बीच। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इतना बोलकर वह अपना सर झटक देती है और फिर वो उसके शरीर पर जो कंबल से उसने अपने आप को ढक रखा था, वो कंबल को हल्का सा दूर करती है तो उसके पूरे शरीर पर जो निशान थे वह गवाही दे रहे थे कि उसके और उस शख्स के बीच क्या हुआ था। आश्वी के आंखों से आंसू बह जाते हैं और उसका सर भी बहुत दर्द कर रहा था। वो अपने आप को संभालती है और फिर वो खुद को पास में पड़े हुए एक कंबल से खुद को कवर करके वह ठीक से खड़ी होकर वह आवाज ना करते हुए ही वो अपने जो बेड के नीचे जो कपड़े पर पड़े हुए थे उसे उठाकर वो वॉशरूम में चली जाती है।
और वॉशरूम में आकर वह अंदर से दरवाजा बंद करके वह दरवाजे से लगकर अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है और उसकी सिसकियां निकल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि आश्वी ने सोचा भी नहीं था कि कभी कि वो किसी के साथ ऐसे किसी गैरों के बाहों में से रात गुजारेगी। उसे याद तक नहीं था कि उसने किया क्या। उसे बस इतना ही याद था कि वह इस क्लब में आई थी, उसने शराब पी थी और फिर उसे हल्की हल्की चढ़ने लगी थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे खुद भी याद नहीं था। आश्वी अपने आंसू पोंछ कर आगे बढ़कर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और वह शावर का ठंडा पानी उसके सरा पे गिरता है, जिससे आश्वी के शरीर पर जो काटने के निशान थे उस पर पानी गिरते ही उसे एक आराम सा मिलता है। लेकिन उसके दिल में एक आग लगी हुई थी जो शायद कभी ही बुझती। उस शॉवर से गिरते हुए पानी के साथ उसकी आंखें भी बह रही थी और वह थोड़ी देर शावर लेने के बाद अपने आप को संभालकर फिर आईने के सामने आती है। वह आईने के सामने जब वो खुद को देखती है तो उसके सीने के पास जो लव बर्ड्स के निशान थे, उसके गले पर, उसके कंधों पर लव बाइट के निशान थे, वह देखकर ही पता चल रहा था कि उस शख्स ने कितने शिद्दत से बीती रात उसे प्यार किया था। तभी आश्वी के जहन में वो बीती हुई रात की हल्की हल्की तस्वीर जो धुंधली सी दिखाई दे रही थी वो दिखाई देती है, जिसमें वह उसे शख्स के करीब जा रही थी। वह शख्स उसे प्यार कर रहा था, वो शख्स उसे चूम रहा था और आश्वी भी उसके करीब जा रही थी। वो सब तस्वीर उसके जहन में हल्की धुंधली धुंधली सी दिखती है और ये देखकर आश्वी अपना सर झटक देती है और वह अपने आंसू पहुंचकर जल्दी से अपने कपड़े पहनकर उस वॉशरूम से बाहर निकलती है और फिर बाहर निकालकर वह सामने बेड पर सो रहे शख्स को एक नज़र देखती है और फिर वह वहां से जल्दी से बाहर निकल जाती है। आश्वी वहां से बाहर निकलकर वह उसे कमरे से बाहर निकालकर वहां से भागते हुए ही उसे क्लब से बाहर निकल जाती है। आश्वी ने अभी तक उस शख्स का चेहरा तक नहीं देखा था कि वह कौन था, किसके साथ उसने रात बिताई थी। आश्वी को बस इतना पता था कि उसने गलत किया है, उससे गलती हुई है। इतना जानकार ही वो वहां से भागने लगती है और वहां से वह रोड पर ही चलने लगती है और वह वहां से आगे बढ़ रही थी। उसका शरीर हद से ज्यादा दर्द कर रहा था, उसका सिर फटा जा रहा था और आश्वी की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। आश्वी सड़क के किनारे बदहवास सी चल रही थी। वह अभी कुछ देर चल ही थी कि तभी कोई आकर उसका हाथ खींचना है, जिससे आश्वी एकदम चौंक जाती है और वह पीछे पलटकर देखती है तो सामने आराध्या खड़ी थी और आराध्या हैरानी से आश्वी को देख रही थी। आराध्या आश्वी को देखते हुए ही बोली, अंडस्को कहाँ थी तू पूरी रात? मैंने तुझे कितना ढूंढा और कहाँ चली गई थी तू? और तूने अपनी क्या हालत बना ली है? तेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ क्यों है? और तू रो क्यों रही है? बता मुझे। मैं रात को अपने घर गई और फिर से तुझे ढूंढने यहाँ पर आई हूँ तो तू मुझे यहाँ पर मिली है। अब तो बता आश्वी, तू कहाँ पे थी पूरी रात? वही इतना सुनते ही आश्वी आराध्या को देखकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। वही आराध्या हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वह खुद को संभाल कर आश्वी को अपने गले लगा लेती है और कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद आराध्या उसे अपने से दूर करती है। तभी आश्वी रोते हुए ही बोली, अंडस्को मुझसे गलती हो गई है यार। तभी आराध्या बोली, अंडस्को क्या हुआ है? अभी वह इतना ही बोली थी कि तभी आश्वी का फोन बजता है। वही आश्वी भी अपने आसपास दिखती है, लेकिन उसके पास तो उसका फोन था ही नहीं। तभी आराध्या अपने पर्स से आश्वी का फोन निकलती है और आश्वी को देते हुए ही बोली, अंडस्को ये तू जब रात में नशे में थी तभी मैंने तेरा फोन मेरे अपने पर्स में रख लिया था। ये ले, और इसमें पता है अम्मा जी का कॉल कितनी बार कॉल आ चुका है। तुझे अंदाजा नहीं है मैंने कैसे संभाला है अम्मा जी को। वही अम्मा जी की बात याद आते हैं आश्वी को भी चौंक जाती है और उसे याद आता है कि उसने अम्मा जी को कुछ बताया ही नहीं था कि वह कहाँ पर जा रही है। कुणाल के साथ वह रुकने वाली थी, बस इतना ही बताया था। उसके बाद तो उसने कुछ बताया ही नहीं था, इसलिए वह परेशान होगी और अम्मा जी ने आश्वी को फ़ोन किया होगा। ये सोचकर ही आश्वी आराध्या को देखती है। आराध्या बोली, अंडस्को चिंता ना कर, मैंने सब कुछ संभाल लिया है।
और चल पहले मेरे घर चल, सब कुछ वहाँ पर ही बात कर लेंगे हम दोनों। वही आश्वी और आराध्या फिर दोनों ही टैक्सी में बैठकर वहाँ से घर के लिए निकल जाती हैं। वहीं आश्वी ही पूरे रास्ते चुपचाप थी और उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि आश्वी उन दूसरी लड़कियों जैसी नहीं थी कि किसी हैंडसम को देखा नहीं और उसकी बाहों में पिघल जाए या फिर वो ऐसो आराम करे अपनी जिंदगी में। वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आश्वी उन सब लड़कियों से बहुत ज्यादा ही अलग थी, सबसे डरकर रहने वाली, डरकर सहम जाने वाली थी। उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं थी, वह ज्यादा भीड़भाड़ और अनजान लोगों से बहुत ज्यादा डरती रहती थी। लेकिन उसने धीरे धीरे अपने आप को संभालना शुरू कर दिया था। लेकिन जिंदगी ऐसे कैसे किसी को खुश रहने देती है, यह एक हादसा का हो या फिर कोई चुनौती जो आश्वी के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। वहीं आश्वी और आराध्या दोनों ही वह आराध्या के घर पहुंचती है। आराध्या के घर पर फिलहाल वह अकेली ही रह रही थी। आराध्या और आध्वी दोनों ही साथ में काम करती थी और वह दोनों ही साथ में कॉलेज में ही थी। वही आराध्या आश्वी को अपने घर पर बैठाकर कर उसे पानी देते हुए ही बोली, अंडस्को ये लो और बताओ क्या हुआ, बताओ अब क्या बात हुई है। तभी आश्वी में पानी पीकर कहा, अंडस्को वह मैं कल ऑफिस से छुट्टी लेने के बाद कुणाल के घर गई थी और फिर उसने वह सब कुछ बताया जो उसने कुणाल के घर पर देखा था। वही आराध्या हैरानी से आश्वी को देखते हुए ही बोली, अंडस्को क्या उस कुणाल धोखेबाज ने तुम्हें धोखा दिया? मुझे वह पहले से ही ऐसा लग रहा था, लेकिन तुम्हें बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन देखा उसने तुम्हें धोखा दे ही दिया ना। कोई बात नहीं, चलो वह सब कुछ छोड़ो और बताओ, कल रात तुमने शराब पी थी, फिर मैं तुम्हें जब मैं अपने घर ले जा रही थी, वहां से बाहर ले जा रही थी, तब तुम कहाँ गई थी? इतना सुनते ही आश्वी की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वह अपनी नज़र झुका लेती है। वही तभी आराध्या उसके आंसू पहुंचकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोली, अंडस्को बताओ आशु, क्या हुआ है? आश्वी ने कहा, अंडस्को मुझसे गलती हुई है। इतना सुनते ही आराध्या बोली, अंडस्को क्या हो गया, क्या गलती हुई है? वही इतना सुनते ही आश्वी ने कहा, अंडस्को मैंने पूरी रात किसी गैर की बाहों में गुजारी हैं। इतना सुनते ही आराध्या के हाथ में जो उसका फोन था वो गिर जाता है और उसकी आंखें चार हो जाती है और वो हैरानी से आशु को देखने लगती है। वही आश्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वही आराध्या ऐसे ही सुन्न रह जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह थोड़ी देर बाद वह होश में आती है और आशु का चेहरा ऊपर करते हुए बोली, अंडस्को क्या बोली? तूने क्या बोला? क्या ये सच है? तभी आश्वी उसके गले लग जाती है और रोते हुए बोली, अंडस्को हाँ ये सच है, मेरे से गलती हुई है। अब समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। वही आराध्या क्या सिर भी जैसे चकरा सा गया था और वो कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने के बाद खुद को संभालकर साध्वी को धीरे धीरे संभालते हुए उसकी पीठ थपथपाती है और बोली, अंडस्को कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उस रात को। रात गई बात गई बस। फिर आराध्या कुछ पल रुककर बोली, अंडस्को अम्मा जी का बहुत बार कॉल आया था और मैं उसे बताया है कि तुम अभी थोड़ी देर में मेरे घर से निकलने वाली हो। तुम पूरी रात मेरे साथ थी ऐसा बच्चा हाउ मैंने, इसलिए अभी तुम आश्रम जा जाओ, फिर सब कुछ जो होगा वह देखा जाएगा। अभी अम्मा जी वह बहुत परेशान है। इतना सुनते ही आश्वी भी अपने आप को संभालती है और वह अपने आंसू पहुँचने लगती है। वही आराध्या उसका चेहरा हाथ में भरकर उसके आंसू पहुँचने हुए ही बोली, अंडस्को जाओ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा ही रहूंगी, बस इतना याद रख, कुछ हुआ ही नहीं है। तभी आश्वी ने कहा, अंडस्को इतना आसान भी नहीं होता सब कुछ भूल जाना। आराध्याना ने कहा, अंडस्को मुझे पता है, लेकिन अब कुछ हो तो नहीं सकता ना, जो हो गया तो हो गया। चल अब अपना हुलिया ठीक करो, आश्रम के लिए निकल, मैंने टैक्सी बुक कर ली है, अभी आती होगी नीचे। वही आश्वी भी फिर उठकर अपना चेहरा ठीक करके ठीक से तैयार होती है और फिर वह वहां से निकल जाती है आश्रम जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ
क्लब में उस कमरे में से वह शख्स अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर वह अपने बेड के ऊपर हाथ इधर से उधर फिराता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखता नहीं। तो वह शख्स उठकर बैठ जाता है और वह अपनी आंखें मसलते हुए ही अपने आसपास और कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तो ये देखकर उस शख्स के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। शायद उस शख्स को पता चल गया था कि वो लड़की अब इस कमरे से जा चुकी है। वही तभी उसकी नज़र उस बेडशीट पर लगे उस ब्लड स्टेन पर उसकी नज़र जाती है, जिससे पता चल चुका था कि वह लड़की का ये फर्स्ट टाइम था। और ये देखकर उस शख्स के चेहरे पर वो स्माइल और गहरी हो जाती है। फिर वो शख्स वह उठकर फिर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद उस कमरे में एक फीमेल सर्वेंट आती है और जो उसे कमरे को पूरी तरह से साफ करके उस शख्स के लिए वहां पर न्यू कपड़े रखकर चली जाती है। वही वो शख्स फिर थोड़ी देर बाद शावर लेकर आता है और फिर वह वहां पर पड़े हुए कपड़े उठाकर पहनकर वह तैयार होकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। वही इस फ्लो पर वहां आसपास कोई भी नहीं था। वह पूरा फ्लो खाली पड़ा हुआ था, तो किसी ने भी उस शख्स को देखा नहीं और वह वहां से चला गया। दूसरी तरफ आश्वी कुछ वक्त बाद आश्रम पहुंचती है और वह अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए ही अपने आंसू पोंछते हुए ही आगे बढ़ जाती है ताकि किसी को शक ना हो। आश्वी अभी वह अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी अम्मा जी आश्वी को देख लेती है और बोली, अंडस्को आशु बेटा तू आ गई। तो अम्मा जी की आवाज़ सुनकर वह सामने देखती है तो अम्मा जी के सामने से आ रही थी। वही ये देखकर आश्वी अपने आप को संभालकर हल्की सी स्माइल करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ती है। तभी अम्मा जी मुस्कुराते हुए आश्वी के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोले, अंडस्को तो कैसी है रही तुम्हारी पार्टी और कैसे सरप्राइज दिया था तुमने कुणाल को। इतना सुनते ही आश्वी बोली, अंडस्को बस कुछ खास नहीं था, ऐसे ही हमने बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर साथ में वक्त बिताया और आराध्या भी साथ ही थी, तो मैं उसके घर चली गई थी सोने के लिए। रात हो गई थी तो आराध्या ने फिर मुझे यहाँ पर नहीं आने दिया। तभी अम्मा जी बोली, अंडस्को हाँ मैंने कल रात को बहुत कॉल किया था तुम्हें, लेकिन तुमने कॉल उठाई नहीं। आराध्या ने बोला कि वह तुम्हारे साथ थी और तुम सोई हुई थी, इसीलिए उसने मुझे ये सब कुछ बताया। तभी आश्वी भी अपनी नज़र चुराते हुए ही बोली, अंडस्को हाँ उसके साथ ही थी और फिर उसने बताया तो मैं यहाँ पर चली आई। आप अब परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, देखिए। तभी अम्मा जी बोली, हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन आज तुझे ऑफिस और कॉलेज नहीं जाना। आज तुझे तू लेट नहीं हो गई क्या? इतना सुनते ही आश्वी बोली, अंडस्को हाँ वह थोड़ा सा सर घूम रहा है और हल्का सिर दर्द तो है, तो मैं आज छुट्टी ले ली है। तभी अम्मा जी चिंता करते हुए बोली, अंडस्को क्या ज़्यादा दर्द है? आश्वी ने कहा, अंडस्को कुछ हुआ नहीं, आप चिंता ना करें, बस थोड़ा सा आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाऊंगी। वहीं अम्मा जी बोले, अंडस्को ठीक है बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम कर लेना। आश्वी बोली, अंडस्को हाँ अभी जाती हूँ। इतना होकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है और उसकी आंखों से फिर से आंसू बह जाते हैं, क्योंकि आज उसने पहली बार झूठ बोला था अम्मा जी से, वरना वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। वही आश्वी आकर अपने कमरे में आ जाती है और फिर वह अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और अपने कमरे के दरवाजे से लगकर नीचे बैठ जाती है और सिसकने लगती है। उसकी सिसकियां निकल जाती है और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपना दर्द बाहर निकाल ना पा रही थी। एक दर्द जो उसे कुणाल ने दिया था, वह उसका घाव अभी तक भरा भी नहीं था। इस दिल के दर्द से वो बाहर निकली भी नहीं थी कि उसे एक और दर्द, एक और घाव मिल चुका था, जिसे भूलना शायद आश्वी के लिए नामुमकिन था। वही आश्वी ऐसे ही बैठे बैठे अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपा लेती है और ऐसे ही रोती रहती है। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बाहर एक साथ ब्लैक लग्जूरियस 5 का आकर रुकती है। ब्लैक चमचमाती हुई कामे से दर्शित बाहर आता है और उसके साथ ही प्रदीप और बाकी के सारे बॉडीगार्ड भी निकलते हैं। दर्शित ने ब्लैक 3 पीस शूट पहना हुआ था जो कि ब्लैक कलर का था और वह चलकर ऑफिस के अंदर आ जाता है और उसके चेहरे पर ग्लो था, एकदम उसका चेहरा चमक रहा था।
वही दर्शित के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी जो शायद ही कोई देख सकता था। जो उसे गहराई से जानते वो ही उस स्माइल को देख सकते थे। वही दर्शित चलकर अपनी केबिन में आता है, तभी उसे सामने सनाया खड़ी दिखती है जो अपने हाथ बंधे हुए ही खड़ी थी। सनाया दर्शित को देखते हुए ही बोली, अंडस्को कहाँ गए थे तुम? इतना सुनते ही दर्शित हैरान होते हुए ही बोला, अंडस्को में कहाँ गया था का क्या मतलब है? ये कैसा सवाल है? अभी आ रहा हूँ मैं तो घर से। इतना सुनते ही सनाया बोली, अंडस्को झूठ ना बोलो, मुझे सब पता रहता है, तुम आज घर पर तो नहीं थे। तभी दर्शित बोला, अंडस्को मैं घर पे ही था। सनाया बोली, अंडस्को में तुम्हारे घर पर आई थी, वही एक फाइल लेने के लिए। तभी इतना सुनते ही दर्शित बोला, अंडस्को आज सुबह में थोड़ा जल्दी निकल गया था। वो मुझे एक जरूरी काम था जो निपटाना था, इसलिए मैं जल्दी निकल गया था। इतना सुनते ही सनाया उसको गौर से देखते हुए ही बोली, अंडस्को क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तभी दर्शित बोला, अंडस्को अरे नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है, सिर्फ यूं तुम्हारा वहम है। सनाया बोली, अंडस्को ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम झूठ बोल या सच, लेकिन बस इतना जान लो कि तुम किसी लड़की के चक्कर में हो, और अगर हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम किसी के जाल में फंस मत जाना। तुम्हें इतना याद होना चाहिए कि तुम दर्शित ओबरॉय हो, किसी की बातों में मत आ जाना। तभी दर्शित बोला, अंडस्को कम ऑन सनाया, तुम्हें लगता है कि मैं किसी के जाल में फंस सकता हूँ? किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दर्शित के सामने सर उठा सके, तो कौन क्या ही मुझे फंसाएगा अपनी जाल में। और दर्शित ओबरॉय की नज़र बाज से भी तेज है, जो सामने वाले इंसान की के मन में क्या चल रहा है वह तक जान सकता है। सनाया बोली, अंडस्को तुमसे यही उम्मीद है और आगे भी यही उम्मीद रहेगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो, ठीक रहो और खुश रहो। वही तभी दर्शित मुस्कुराते हुए एक डेविल स्माइल करते हुए सनाया के पास आ जाता है, और फिर वो उसके चेहरे से उसके बालों को लटों को हटाते हुए ही बोला, अंडस्को मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता क्यों करती हो, और इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों है तुम्हें मेरी। तभी सनाया बोली, अंडस्को तो तुम्हें अच्छे से याद ही है कि मैं तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करती हूँ, तो तुम्हें भी अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए बस। इतना बोलकर सनाया दर्शित का हाथ हटाती है, और फिर वो वहां से बाहर निकालकर वहां से आगे बढ़ जाती है। वही तभी दर्शित उसे जाते हुए ही देखता है, और फिर वो अपने कंधे ऊंचकाकर अपनी चेयर पर बैठकर पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है, तो उसके जहन में आश्वी की आंखें, उसके होंठ, उसकी बातें, उसकी आवाज, उसका चेहरा घूमने लगता है। उद्धरण चिन्ह। वही दर्शित एक झटके के साथ उठकर ठीक से बैठ जाता है, और वो अपना सिर झटकर बोला, अंडस्को अब तुम्हें अपनी दीवानगी में कैद करने का टाइम आ गया है माय हार्ट। अब तुम और तुम्हारी यादें मुझे चैन से रहने ना दे रहे। अब तुम्हें दर्शित ओबरॉय के करीब आना ही होगा माय हार्ट। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब माय चैनल।